तो सिलेंडर के बाद अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। ठीक है, सॉलिड चार्ज स्फीयर मतलब कोई स्फीयर है। अभी हम लोग यूनिफॉर्म का केस लेते हैं। एक स्फीयर है, इसमें चार्ज टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। आप नोट करते जाएंगे, चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर स्मॉल r दूरी पे। पहला केस r लेस देन r मीन्स स्फीयर के अंदर के पॉइंट्स पे, और दूसरा केस r ग्रेटर देन r, दैट इज दिस इज इनसाइड स्फीयर इनसाइड पॉइंट्स पे, और दिस इज आउटसाइड स्फीयर आउटसाइड पॉइंट्स पे। ठीक है, ये हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वजह से Q जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सोचिए कैसे करेंगे। तो जैसे पॉइंट चार्ज हम लोग कैसा सरफेस लेते थे, गॉसियन सरफेस सिमेट्री की से। तो यहाँ सिमेट्री से हमें पता चल रहा है कि वी हैव टू सेलेक्ट स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो चलिए पहला केस लेते हैं स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट्स पे। से फॉर एग्जांपल सेंटर से यहाँ पे इस पॉइंट में फील्ड चाहिए। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट फील्ड चाहिए तो क्या कहेंगे कि चारों तरफ सेंटर से r दूरी पे फील्ड क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेना है। तो वी विल सेलेक्ट ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो हम लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे और इसी पे क्या लगाएंगे, इसी पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो ध्यान रखिए कि पॉइंट चार्ज हो ना, पॉइंट चार्ज हो या स्फीयर हो, वहाँ पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है r दूरी पे फील्ड, तो सिमेट्री से क्या होगा, फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। वही पॉइंट चार्ज वाला लॉजिक देंगे कि लेफ्ट होगा तो राइट क्यों नहीं, राइट होगा तो लेफ्ट क्यों नहीं। तो ये जो स्फीयर है ये तो बड़ा है r रेडियस का, लेकिन हमारा गॉसियन सरफेस कितने रेडियस का है, हमारा गॉसियन सरफेस स्मॉल r रेडियस का है। इलेक्ट्रिक फील्ड E है हर जगह। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले चार्ज इनक्लोज निकालेंगे। तो देखिए चार्ज इनक्लोज कितना आएगा गॉसियन सरफेस के अंदर, तो कहेंगे कि Q टोटल चार्ज है कितने वॉल्यूम में, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब में। तो बड़े गोले में, पूरे गोले में कितना चार्ज है, कैपिटल Q। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, इसको डेंसिटी रो बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड डेंसिटी रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बड़े गोले में इतना, तो छोटे गोले में कितना, तो छोटे गोले के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बिकॉज दिया है क्वेश्चन में कि चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जब चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज बाई वॉल्यूम से टोटल डिवाइड करके डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी में फिर छोटे वाले गोले का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज इनक्लोज आ जाएगा। तो 4/3 पाई कट के क्या आया, Q कैपिटल R क्यूब बटे है ना स्मॉल r क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल R क्यूब आ गया। ये Q इनक्लोज आया। और हम जानते हैं गॉस लॉ से कि इंटीग्रल E डॉट ds जो आएगा, वी विल अप्लाई गॉस लॉ ऑन द गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, दैट इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई कितना, एप्सिलॉन 0। तो E डॉट ds वही पॉइंट चार्ज वाला जैसे था ना, ds सरफेस एरिया क्या है बाहर की तरफ, तो E और S यहाँ पे हमेशा क्या है, पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, E इंटू S हो जाएगा, दैट इज E इंटू क्या आ जाएगा, 4πr²। और Q इनक्लोज कितना है, Q R क्यूब बटे कितना, R क्यूब। तो सॉल्व करके देखिए ना, r² कट जाएगा तो E का वैल्यू आया, Q r² कट जाएगा तो एक r बचेगा केवल, तो यह है QR/4πε0 r के पावर 3। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ गया ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो फॉर सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम दिस सेंटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब सेंटर से सरफेस तक लगातार बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे फील्ड 0 होगा। तो ये कहाँ पे था, ये फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड था। तो पहला केस हम लोग लिए, पहला केस लिए हम लोग इनसाइड पॉइंट पे ना। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि r लेस देन r के लिए। ठीक है, इनसाइड की बात हम लोग कर लिए। अब चलते हैं सेकेंड केस लेते हैं, आउटसाइड के लिए ना, बाहर के जो पॉइंट्स हैं उन पे फील्ड कैसे निकाला जाए। तो जो बाहर का पॉइंट होगा वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी सिमेट्री से क्या होगा। सेकेंड केस लेते हैं आउटसाइड।
तो जब आउटसाइड की बात करेंगे दैट इज आर ग्रेटर देन आर, तो जो बाहर पॉइंट होगा जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेंटर से, तो सिमेट्री से गॉसियन सरफेस फिर से कैसा लाना पड़ेगा, तो स्फेरिकल ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे अंदर हो पॉइंट चाहे बाहर हो पॉइंट, गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। तो चलिए आर रेडियस का स्फेयर ले लिए, तो सिमेट्री से फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, हर जगह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा हर पॉइंट पे ई और एस आपस में क्या होंगे, सरफेस एरिया रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ई डी एस क्या होगा, पैरेलल होगा। बस इस बार आपको क्या करना है कि चार्ज इनक्लोज के बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि गॉसियन सरफेस ये है, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस बड़ा वाला स्फेयर है स्मॉल आर रेडियस का, उसी के अंदर क्या आ गया, उसी के अंदर पूरा स्फेयर समा गया। पिछली बार क्या था, गॉसियन सरफेस बड़े वाले स्फेयर के अंदर था गॉसियन सरफेस। इस बार क्या है, जो गॉसियन सरफेस आपका है वो पूरे चार्ज स्फेयर को ही इनक्लोज कर ले रहा है अपने अंदर। तो कैपिटल आर क्या है, इसी के अंदर है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, क्यू इनक्लोज टोटल कैपिटल क्यू खुद ही आ गया। ठीक है, जब क्यू इनक्लोज कैपिटल क्यू खुद ही आ गया, तो जब गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे तो ई इंटू 4πr² का वैल्यू क्या आ जाएगा, चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन जीरो, सिंपली जैसे पॉइंट चार्ज में आया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो ई का वैल्यू आ गया क्यू बाई 4πε0 क्या स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये वैसे ही आया जैसे कि पॉइंट चार्ज एक सेंटर पे रखा होता था। तो हम लोग कहेंगे स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बाहर के पॉइंट पे उतना ही आता है जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट चार्ज कहाँ रखा होता है, सेंटर पे। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए कैसा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, अंदर वाले पॉइंट के लिए ये एक्सप्रेशन आया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और बाहर वाले पॉइंट्स पे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अगेन, लेकिन बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या है, 1/r² के प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, तो आराम से स्क्रीन पॉज करके नोट करिए, इसका हम आपको ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ये कहें कि वेरिएशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 100 टाइम्स आ चुका है अलग अलग एग्जाम्स में, जेई में बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार IIT जेई में सीधे आया हुआ है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखना चाहें ना, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर, देखना चाहें कि आर के साथ कैसे वेरी करता है, ई और आर का ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ई वर्सेस स्मॉल आर, तो देखिए क्या होगा, कैसे बनेगा। तो इसका ग्राफ अगर प्लॉट आप करेंगे तो आप एक्सप्रेशन लिख लेंगे, ई का वैल्यू क्या लिखेंगे, ई का वैल्यू लिखेंगे क्यू बाई 4πε0 क्यू आर बाई 4πε0 आर क्यूब, किन पॉइंट्स पे, इनसाइड पॉइंट्स पे, फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड आर लेस देन आर ना, और बाहर वाले पॉइंट पे क्यू बाई 4πε0 r² फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, यही सेम एक्सप्रेशन ये वाला और ये वाला हम लोग अलग से वहाँ लिख दिए। और चार्ज स्फेयर है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से, अंदर क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे, और बाहर क्या होगा 1/r² ना, 1/r² जो है और तेजी से स्टीप, और 1/r से और ज़्यादा तेजी से घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे आता है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन एट दी सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या होगा, तो सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल टू हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4πε0 क्या स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप आराम से नोट करिए, और इसके बाद फिर आपको हम बताते हैं कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डेंसिटी की टर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं ना, कई बार क्योंकि क्वेश्चन में डेंसिटी के टर्म में दिया रहता है ना, डेंसिटी के टर्म में, रो के टर्म में। तो देख लीजिए एक्सप्रेशन डेंसिटी के टर्म में क्या होगा, तो ग्राफ आराम से नोट करिए, समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होगा, क्यू बाई 4πε0 r², सेंटर से सरफेस तक बढ़ता है, उसके बाद फिर लगातार घटता है। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पे बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या होगा सरफेस पे क्या होगा, क्यू बाई 4πε0 r² होगा। ठीक है, डेंसिटी टर्म में देखिए क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, व्हाट इज रो इज क्यू बाई 4/3 πr क्यूब। तो क्यू की जगह क्या रख सकते हैं आप,
क्यू की जगह रख सकते हैं रो इंटू 4/3 πr3। तो जब यहाँ वैल्यू रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के टर्म में ये आ जाता है ρr/3ε0। रो के टर्म में क्या आ जाएगा, ρr/3ε0। सिलेंडर वाला याद करिए, सिलेंडर में क्या था, ρr/2ε0 था, यहाँ पे क्या है ρr/3ε0। मतलब ये जो स्लोप है ये वाला θ2, और सिलेंडर वाले का अगर ये θ1 था, सिलेंडर वाले का अगर ये सिलेंडर का हम पूछते तो सिलेंडर वाले का θ1 था, तो कौन बड़ा होगा, θ1 की θ2 सेम डेंसिटी के लिए। तो सिलेंडर वाले का क्या था, ई सिलेंडर ρr/2ε0 था, देखिए पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप 1/2, यहाँ 1/3, तो 1/2 बड़ा होता है, तो इसका मतलब θ1 किससे बड़ा होगा, θ2 से। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कभी कोई पूछे कि डेंसिटी रोज एक सिलेंडर का है एक स्फीयर का, दोनों का ग्राफ दिया है, कौन सा एंगल ज़्यादा होगा, तो स्फीयर में बढ़ता है लेकिन 1/3 से बढ़ता है, लेकिन सिलेंडर में 1/2 से, तो 1/2 इज मोर देन 1/3। स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्राफ इज मोर देन स्लोप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्राफ इज मोर फॉर सिलेंडर देन स्फीयर, ठीक है। और ये तो इनसाइड की बात हो गया इनसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए क्या होगा, आउटसाइड के लिए जो एक्सप्रेशन होगा क्यू का वैल्यू उठा कर रख देंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि बाहर के लिए क्या होता है, बाहर के लिए 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, यूनिट डायमेंशन से सेट कर लीजिए। तो अगर नीचे r² आएगा तो ऊपर r होना चाहिए, तो r के पावर 3 अपने आप आ जाएगा, तो रो r के पावर 3/3ε0 r²। तो ये डेंसिटी रो के टर्म में ना एक्सप्रेशन, डेंसिटी टर्म में भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार डेंसिटी के टर्म में ही दिया रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो इसको नोट करने के बाद आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि कई बार ऐसा आता है कि एक स्फीयर में से दूसरा स्फीयर को कट कर दिया जाता है, ठीक है। एक स्फीयर में से दूसरा स्फीयर कट कर दिए, पूछते हैं कि बताइए कि जो रिमेनिंग पार्ट है वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन करने के लिए। तो उसको बोलेंगे कि मान लीजिए कुछ पार्ट स्फीयर से रिमूव कर दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केविटी, केविटी मतलब खोखला हिस्सा, मेड ना इनसाइड स्फेरिकल केविटी। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल केविटी मतलब एक स्फीयर के अंदर एक दूसरा स्फीयर कट करके निकाल दे, स्फेरिकल केविटी इनसाइड स्फीयर। चलिए ये केस देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार IIT JEE का सबसे फेवरेट टॉपिक है ये, ठीक है। तो कई बार आया हुआ एग्जाम में ना, एरोडोब में क्वेश्चन दिया है बहुत अच्छा। तो मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है r रेडियस का ना, उसके अंदर एक स्फीयर और काट करके निकाल दिए, ठीक। तो क्वेश्चन दिया है कि स्मॉल स्फीयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लार्जर स्फीयर, स्मॉल स्फीयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लार्जर स्फीयर, ठीक है। स्मॉलर स्फीयर नोट करेंगे, स्मॉलर स्फीयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लार्जर स्फीयर, चार्ज्ड है, ऑब्वियसली चार्ज्ड है। स्मॉलर स्फीयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द लार्जर स्फीयर, ठीक है। अच्छा, तो हमें प्रूव करना है कि किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा ना। तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड केविटी इज यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह सेम है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट P है, ये बात हमको प्रूव करना है ना। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो ये एक क्वेश्चन है, चार्ज स्फीयर था टोटल, उसमें क्या किए कि स्मॉल स्फीयर को रिमूव कर दी, स्फेरिकल केविटी इज रिमूव्ड फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, स्फेरिकल केविटी इज रिमूव्ड, स्फेरिकल केविटी इज रिमूव्ड ना, स्फेरिकल केविटी इज मेड ऐसे कर सकते हैं ना, या स्फेरिकल स्मॉल स्फीयर इज रिमूव्ड ऐसे करते हैं ना, स्फेरिकल पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम लार्ज स्फीयर ना, फ्रॉम चार्ज स्फीयर ऐसे कर सकते हैं, चार्ज स्फीयर। एक चार्ज स्फीयर में से एक स्फीयर को निकाल दिए, तो हमें क्या करना है,
प्रूव द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इनसाइड कैविटी इज यूनिफॉर्म। कैविटी मतलब खोखले हिस्से के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये प्रूव करना है। अपने साथ ट्राई करिएगा, स्क्रीन पॉज करके हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो मान लेते हैं कि ये स्फीयर जिसको काट के निकाला गया है उसका सेंटर ये ओ डैश है, और जो बड़ा वाला स्फीयर है उसका सेंटर है ओ, और ये पॉइंट पी पे हमें प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट पी के पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। यही प्रूव करना था क्वेश्चन में, ठीक है। ठीक, अच्छा याद करिए जो अभी बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सेंटर से। जैसे पूरा स्फीयर, अगर ये पूरा स्फीयर हो बना भरा हुआ, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। अगर ये सेंटर ओ हो, ये पॉइंट पी हो, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, तो क्या कहते हैं, रो आर बाई 3ε0, यही कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। इस और ये पोजीशन वेक्टर भी क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड। उस पॉइंट पी का पोजीशन अगर ओ को ओरिजिन मान लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए वेक्टर, अगर ओ को सेंटर को ओरिजिन मान लिया जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ आर। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे कह सकते हैं, E इक्वल्स टू रो ओ पी डिवाइड बाई 3ε0, वेयर P इज द पॉइंट, O इज द सेंटर, OP इज पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये स्फीयर रिमूव नहीं किया गया होता, इस पार्ट को कट करके नहीं निकाले होते, तो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, व्हाट इज E1, E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर। तो E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल स्फीयर एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे जब ये स्फीयर कट नहीं किए होते, मान लीजिए स्फीयर पूरा रहता, जब ये स्फीयर पूरा रहता, कट नहीं किया हुआ, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, E1 होता। तो E1 का वैल्यू क्या होता बताइए जरा, E1 को होता रो ओ पी बाई क्या 3ε0। ये देखिए मान लेते कट नहीं किया गया था, तो क्या होगा, रो ओ पी बाई 3ε0। वो तब जबकि स्फीयर पूरा इंटैक्ट होता, कहीं कोई कटआउट नहीं, कोई कट नहीं किया गया था, पूरा भरा होता स्फीयर, तो पॉइंट पी पे पूरा स्फीयर इतना दे रहा होता। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें किसका हिस्सा रहता, इसमें जिसको कट किया उसका भी हिस्सा शामिल होता। तो उसमें अगर वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना दे रहा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 को अगर हम लोग मानते हैं कि E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। स्मॉलर स्फीयर मतलब जिस स्फीयर को काट के निकाले उसकी वजह से। तो अगर वो E2 होता तो E2 को हम क्या बोलते हैं, E2 को बोलते हैं, अब ये इमेजिन करिए कि ये स्फीयर है यहाँ पे, ये पॉइंट P पे क्या देगा, तो ये देगा रो R, तो इसकी वजह से O डैश P बाई कितना बताइए, क्योंकि छोटा स्फीयर है तो छोटे के सेंटर से P लेंगे, बाई क्या 3ε0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे, वो जो रिमेनिंग पोर्शन है प्लस कैविटी वाला पार्ट मिला के, इसका लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट जो आएगा वो कैसे निकलेगा, उसको निकालने के लिए पूरे स्फीयर में से कैविटी के स्फीयर को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सो फिर समझिए E1 किसकी वजह से, पूरे स्फीयर की वजह से, उसमें ये वाला पार्ट शामिल था, इतना स्फीयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जुड़ा हुआ है, इसका मतलब रिमेनिंग पार्ट की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। तो हम लोग कहेंगे सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट मतलब कैविटी के अंदर बचे हुए हिस्से की वजह से जो कि हमें निकालना है, ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, ये क्या होगा, ये जो होगा वो होगा E1 जो पूरा था माइनस E2 जो छोटे वाला स्फीयर का। तो ये जो आएगा वो आ जाएगा रो बाई 3ε0 वेक्टर OP माइनस वेक्टर O डैश P। देखिए, तो देखिए ध्यान से, ये OP वेक्टर ये है, O डैश P वेक्टर ये है,
और ये हम लोग जान रहे हैं कि ये किसके इक्वल टू आएगा, ये आ जाएगा ओ डैश के इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ओ ज्योमेट्री से देखिए ट्रायंगल ना, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन समझ में आ रहा है कि ओ डैश प्लस ओ डैश पी इक्वल टू क्या, ओ पी। इसका मतलब कि ओ पी माइनस ओ डैश पी इज नथिंग बट ओ डैश, तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू ओ डैश। अच्छा ओ डैश क्या है, ओ डैश क्या है, ओ डैश है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो ओ डैश इज नथिंग बट, तो ये आ गया रो बाई 3 एप्सिलॉन 0, रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 ओ डैश, यहां से देखिए, और ओ डैश क्या है, ओ डैश इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसका मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, इंडिपेंडेंट ऑफ पी, इसका पॉइंट पी के पोजीशन डिपेंड किया ही नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा केविटी के अंदर, खोखले भाग के अंदर, खोखले भाग के अंदर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पॉइंट पी के पोजीशन पे डिपेंड किया ही नहीं, वो सिंपल डिपेंड किया कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, पॉइंट पी यहाँ होता है या यहाँ होता है या यहाँ होता, हमेशा क्या आता, ओ डैश ही आता ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि कोई केविटी अगर किसी स्फीयर में से काट के दे दिया जाए तो पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिंपल डिपेंड करेगा इनके सेंटर टू, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस लाइन के अलॉन्ग, मतलब पैरेलल बिल्कुल होगा। देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना हो अंदर तो ऐसे ड्रॉ होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर टू सेंटर के अलॉन्ग होगा। जैसे इस पॉइंट के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन के पैरेलल होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आराम से सारी बातों को आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये कि व्हेन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड केविटी ना, कोई पार्ट अगर रिमूव कर दिया जाए उसके अंदर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। जैसे कोई पूछे कि एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है r रेडियस का, और वहाँ से एक r/2 रेडियस के स्फीयर कट कर दिया गया, ठीक है, डेंसिटी रो था इसका, ठीक है, ये केविटी कट कर दिया गया, ये केविटी है। तो हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्फीयर, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू स्फीयर, सिंपल क्वेश्चन ये है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है। अच्छा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सेंटर टू सेंटर होगा, ऐसे अभी देखे थे ना, यहाँ सेंटर यहाँ, तो ओ डैश, तो ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जाने पे क्या होता है, पोटेंशियल घटता है, तो कौन ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ओ ज़्यादा होगा। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि फाइंड वी ओ माइनस वी ओ डैश। तो अभी आपको पोटेंशियल निकालना बताएंगे स्फीयर का, तो उसमें पोटेंशियल का फार्मूला भी बताएंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत लंबा मेथड है, यहाँ एक लाइन में निकलेगा। हम जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 ओ डैश। अच्छा ओ डैश है कितना, अगर ये r रेडियस था दिया क्वेश्चन में तो ये कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 इंटू कितना r/2, तो ये कितना आ गया, रो r/6 एप्सिलॉन 0। और हमें पता है कि डेल्टा v का वैल्यू क्या होता है, e इंटू डी होता है, और कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, r/2, तो आंसर आ जाएगा रो r/6 एप्सिलॉन 0 इंटू कितना r/2, तो आंसर क्या आ गया, रो r²/12 एप्सिलॉन 0, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।